हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो हमने क्लास 6, 7, 8, 9 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास 10th में आपका टोटल 16 चैप्टर है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके 7 चैप्टर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के प्रश्न सभी में पूछे जाते हैं, तो यानी ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। बिल्कुल क्या है आपका सही है। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो क्या होता है, आपका उपचयन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपचयन। जब उस ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जब किसी अभिक्रिया में एक जो अभिकारक, ये क्या है, उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा है, इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपके क्या है, सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, दैनिक धातुओं का संक्षारण होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण मतलब होता है क्या, उपचयन। उपचयन के कारण तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहा जाता है। सही है। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं।
इसके अनेकों उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? सीमेंट के निर्माण में। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जब जल के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? तो आपका बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? ये आपका बुझा हुआ चूना है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक। नेक्स्ट, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये किसका उदाहरण है? ये भी आपका उष्माक्षेपी का उदाहरण है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है, ये क्या होता है? इसमें आपका एकल पदार्थ वियोजित यानी टूटकर 2 पदार्थों में बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया हो गया। अगला है जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है वे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 2, आम्ल क्षारक एवं लवण। इससे आपको प्रश्न मिल जाएंगे जरूर एग्जाम में। पहला है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल और क्षार के बारे में यहाँ पे दिया है, तो इसमें पहला कह रहा है अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। उल्टा दिया है, गलत है ये। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा, और क्षार का क्या होता है? कड़वा होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, आपने पढ़ा होगा। अम्ल क्या होते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो आपका सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी केवल आपका 2 करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, अतः आपका दूसरा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपने जलीय विलयन में क्रमशः, जैसे अम्ल जो होता है आपका हाइड्रोजन और क्षारक जो होता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से होता है? तो आपका जो हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अपक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी तैयारी 2 में। तो इसमें आपका पहला दिया है, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा आपका, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तीसरा है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ये आपका क्या है, करेक्ट है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे आपका लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे आपका मेथिल ऑरेंज एवं फेनाप्थलीन का भी उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उदर यानी पेट के बारे में यहाँ पे दिया है। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। गलत है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बल्कि कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यानी HCl उत्पन्न करता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा सही है। मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है यानी HCl उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। अतः आपका दूसरा कथन क्या है, सही है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, इससे समानता 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है, आपका सही है। दूसरा है, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। गलत है ये आपका, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच क्या होता है उतना ही कम होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और आपका तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। पीएच स्केल से समानता 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो विलयन की अम्लता अथवा क्षारिकता को दर्शाती है। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच ही उतना कम होगा। इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक,
तीसरा कथन भी आपका सही है, क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल से किसी विलयन का मान 7 से कम तो क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर पीएच 7 से ज्यादा होता है तो क्या होगा, क्षारीय होता है। ठीक है, यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो तो यह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात वह विलयन क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, बिल्कुल आपका क्या सही है। दूसरा है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा है, मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और दो आपका सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं, इसलिए आपका पहला कथन क्या है, सही है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, इसलिए आपका दूसरा भी क्या कथन सही है। तीसरा आपका, मुंह का पीएच 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कथन आपका तीसरा गलत हो जाएगा। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा से दंत क्षय को रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका पदार्थ दिया है और पीएच मान दिया है, मिलान करना है। मानव रक्त क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का, तो आपका 7.3 से 7.5 तक होता है। दूध की बात करें, थोड़ा सा अम्लीय होता है, तो ये आपका 6.4 हो जाएगा। मानव लार, तो ये आपका 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। और मानव मूत्र का पीएच कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 के बीच मानव मूत्र का पीएच मान होता है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है कुछ और दिया यहाँ पे, नींबू का रस, इसका पीएच आपका 2.2 के लगभग यानी अम्लीय होता है। जट्ठा रस, ये भी अम्लीय होता है, बहुत अम्लीय होता है, 1.2 के करीब होता है। रक्त की बात करें तो आपका 7.4। शुद्ध जल, ये आपका उदासीन होता है, इसलिए आपका 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है, लगभग आपका ये 14 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपका मिलान दिया है, प्राकृतिक स्रोत दिए हैं और अम्ल दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं, मधुमक्खी का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपका पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसे आप फार्मिक अम्ल कहते हैं, इसी को फार्मिक अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल इसी को कहा जाता है। इमली की बात करते हैं, इमली में क्या पाया जाता है, तो इमली में आपका टर्टरिक एसिड यानी टर्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। ठीक है, कुछ यहाँ पे और दिए हैं नाम। मछली का डंक, इसमें आपका मेथेनोइक अम्ल, इसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है। इमली की बात करें तो आपका टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक, सिरका एसिटिक, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, ये अक्सर एग्जाम पूछा आता है। खट्टा दूध में आपका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल के स्राव से, ऑप्शन बी यानी फार्मिक अम्ल के स्राव से होता है। नेटल क्या है, तो नेटल एक साकी पौधा होता है जो जंगलों में होता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं, इन बालों में मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगला, मधुमक्खियों के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, ये पूछा जाता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। मधुमक्खी के डंक मारने पर
मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्या है, क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। नेक्स्ट, विरंजक चूड़, इससे प्रश्न बना है। विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूड़ के उत्पादन के लिए होता है, ये आपका गलत है। हाइड्रोजन का उपयोग नहीं होता है, तो किसका उपयोग होता है, तो आपका क्लोरीन का उपयोग होता है। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया आपका, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल आपका क्या सही है। विरंजक चूड़ का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में होता है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन सी, 2 और आपका 3 करेक्ट है, पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए पहला गलत है क्योंकि विरंजक चूड़ के उत्पादन में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, आपका CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कैसा फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। विरंजक चूड़ का उपयोग पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लेनिन कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। किस गैस के कारण पावरोटी या जो केक होता है फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके बारे में। पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पूछा गया प्रश्न है ये। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा तथा खाने का सोडा आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। इसके अन्य नाम है, इसे ही आपका मीठा सोडा कहा जाता है या इसे खाने का सोडा कहा जाता है। यह एंटासिड का एक संगठक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, धावन सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धावन सोडा के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला इसमें, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखिए, धावन सोडा इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला होता है। जहां आपका 10H2O यहाँ आपका Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। ये आपका क्या होता है इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। यह भी क्षार की लवण है या सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की अधिकता हो। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसकी सरल पहचान है कि साबुन के साथ या झाग उत्पन्न नहीं करता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग बोरेक्स
जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, उपयोग भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 373 केल्विन। ऑप्शन बी, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमी हाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, किसका है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूड़ है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने में भी किया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है धातु एवं अधातु, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न बनता है इससे। पहला, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? धातु के भौतिक गुणधर्म यहाँ पे दिए हैं। पहला है अघात वर्धितता, धातु को पीटने पर उनके पतला होने का गुण है, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तन्यता क्या होता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है, धातु के गुण हैं ये। अगला है ध्वनिक, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आपके सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी। कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खिंच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सोना क्या है? आपका सबसे अधिक तन्य धातु है। आगे है आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? करा कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका ब्रोमीन। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। इसमें आपका जो ब्रोमीन अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये धातु के बारे में पूछा है। पहला, मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, बिल्कुल क्या है? ये सही है। दूसरा, आपका क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका दोनों सही है। देखिए, सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु जो आपका मरकरी होता है एकमात्र अपवाद है इसका। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक भी धातुओं के सामान्य भौतिक गुण से क्या होते हैं? विपरीत कम ही होते हैं। नेक्स्ट, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अधातु के बारे में से पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, बिल्कुल सही है। आयोडीन क्या होता है? चमकीली होती है, ये जो है अधातु है, तो ये आपका सही है। दूसरा, आपका हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये आपका विद्युत का सुचालक है, तो इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी केवल आपका तीसरा क्या है? सही है।
आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों यानी अपरूपों में पाई जाती है। हीरा कार्बन का ही एक क्या है, अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक भी बहुत उच्च होता है। तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो ध्यान रखिए, ग्रेफाइट क्या है, ये अधातु है, लेकिन क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। यह भी कार्बन का एक अपरूपक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, इसमें ये गलत है। दूसरा आपका, चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करती है। बिल्कुल सही है। सोना जल की किसी भी अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करता है। ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, वायु में जलने पर लगभग सभी धातुएं धातु ऑक्साइड देती हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसी बात करें हम सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। वहीं अधिकतर अधातुएं दहन करने पर ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। दूसरा आपका, सिल्वर यानी चांदी तथा गोल्ड यानी सोना अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामान्य धातुएं जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, परंतु एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं। वहीं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे धातुएं जल के किसी भी रूप के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए आपका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या जरूर देखिएगा, व्याख्या से आपके जो है कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो आपका सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन ए केवल और 1 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोडीकरण के बारे में कौन सा कथन सही पूछा है? तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन डी। एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित रखती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संक्षारण से उन्हें सुरक्षित रखती है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, समानता धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है। समानता धातुएं क्या होती हैं? अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? आपका हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। इसलिए आपका पहला कथन इसमें क्या है? करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वारेजिया के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, इसमें
यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण है। यह आपका गलत है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, बिल्कुल क्या है ये करेक्ट है। और यह एक प्रबल संक्षारक है, ये भी आपका क्या है सही है। इसमें पूछा सही नहीं है, ऑप्शन ए, केवल पहला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पहला सही नहीं है। देखते हैं क्यों सही नहीं है। देखिए, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात का ताजा मिश्रण होता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम अभिकर्मकों के रूप में काम करता है। यह एक भभकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। करा सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। इसका ऑप्शन डी, पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम की है, अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है, इसलिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे ही आपका होता है, और लास्ट में आपका क्या है गोल्ड है। हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह धातुओं और अधातुओं दोनों के समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट, संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संक्षारण के बारे में दिया है, इससे प्रश्न बनता है। पहला, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, ये आपका क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है, ये भी आपका क्या है सही है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी, दोनों आपके सही हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपका ऑप्शन ए, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर यसद लेपन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखा जाता है, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यसद लेपन लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, बिल्कुल आपका क्या है सही है। शुद्ध लोहा जो होता है ये नरम होता है। स्टेनलेस स्टील इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है मिश्र धातु होता है, ठीक है। तीसरा, आपका स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आपके सही हैं, ऑप्शन डी। देखिए, शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है, नरम होता है और गर्म करने पर सुगमता से खिंच जाता है। लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है तथा साथ ही उसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट, समांगी मिश्रण दिया है और मिश्र धातु दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। पारद और कोई अन्य धातु, ये क्या होता है आपका अमलगम। तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या होता है आपका पीतल। तांबा और टिन का क्या होता है आपका कांसा, और सीसा और टिन मिलकर क्या बनता है आपका सोल्डर। ये मिश्र धातु है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने के बारे में यहाँ पे दिया है, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, बिल्कुल सही है। जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का 24। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है, बिल्कुल आपका क्या है सही है। भारत में समानता आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 आपका सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं हम, चैप्टर 4, कार्बन एवं उनके यौगिक।
पहला प्रश्न है, सहसंयोजी अबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सहसंयोजी अबंधों के बारे में यहाँ पे दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है। यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्वथनांक अत्यधिक उच्च होता है, यह आपका गलत है। तीसरा आपका, समानता ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सही है। इसमें आपका सही नहीं पूछा है, तो इसमें आपका दूसरा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, इसलिए आपका पहला क्या सही है। इनका अंतर अणुक बल कम होता है, इनका जो अंतर अणुक बल क्या होता है, कम होता है, इसलिए इन यौगिकों के कथनांक कम होते हैं, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन आपका तीसरा सही है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और किसी आवेशित कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए समानता ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा गया प्रश्न है, कार्बन के बारे में यहाँ पर दिया है। पहला, सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा है, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, ये आपका सही है, ऑप्शन बी केवल आपका दूसरा सही है। पहला गलत है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु सभी कार्बन संरचनाएं आपका सजीव नहीं होती हैं। पहले यह माना जाता था कि सभी कार्बन पर आधारित संरचनाओं के संश्लेषण के लिए एक जीवित शक्ति आवश्यक होती है, परंतु 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे गलत सिद्ध कर दिया। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, क्योंकि समानता इन यौगिकों के आबंध यानी बॉन्ड से किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है। कार्बन का जो है अपर रूप है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों जो है कार्बन के अपर रूप है, यानी हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, अतः आपका विकल्प डी सही है। फुलेरिन C60 जिसे कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुम्बद के समान लगते हैं, इसलिए इसे फ्लोरीन नाम दिया गया है। अगला, ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट और हीरा के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। दूसरा आपका, हीरे में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण होता है। इसमें आपका पूछा क्या है, सही, तो ऑप्शन डी। इसमें आपका दोनों गलत है, ना तो आपका पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी। यहां समझते हैं हम, दोनों कथन आपके क्या है, गलत है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण होता है। इनमें एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर अवस्थित होते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। पहला आपका, इसमें हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, गलत है। अभी हमने पढ़ा था विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। तीसरा आपका, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है, ये आपका सही है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। अच्छा, गलत पूछा ना इसमें, ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा गलत हो जाएगा।
ठीक। हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट और हीरे के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, क्योंकि शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक हीरे और संश्लिष्ट हीरे में भेद नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यह आपका सही है। दूसरा है, द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा, कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन आपका पहला सही है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। कथन दूसरा भी सही है। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें प्रति कार्बन परमाणु की क्रमशः 1 और 2 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसे संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन के बीच द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण होता है। कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए आपका तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहला इसलिए कथन सही है। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे आपका एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे आपका एल्कीन और एल्काइन दोनों सम्मिलित होते हैं। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका कथन और कारण दिया है। कथन ए आपका दिया है, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। कारण आपका केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। ये आपका दोनों आपके क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अंगीठी में जलने वाला कोयला अथवा तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी अथवा तारकोल जलने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया है, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पदार्थों समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। ये भी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोयला लाखों पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के बीच दब गए थे, जो धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री जीव तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत्यु होने पर उनके शरीर समुद्र में डूब गए तथा गाद से ढक गए। इन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया आक्रमण से प्रबल दबाव के कारण तेल और गैस का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा आपका, साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसमें कौन सा कथन सही पूछा है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, क्योंकि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में आपका संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा सही है, साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वस्थ
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, अतः भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना उचित होता है। अगला है, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। एथेनॉल के बारे में कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपका, उसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। दूसरा है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यही आपका क्या है, सही नहीं है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों को बनाने में होता है। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही यह व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, जो यकृत की कोशिकाओं में घटकों के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है। यह चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। यह कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अगला है, अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है, गन्ने के रस से मोलेसस सिरा बनाया जाता है, जिससे किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से मोलेसस यानी सीरा बनाया जाता है, जिससे किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अल्कोहल में पेट्रोलियम मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कुछ देशों में ऐसा किया भी जाता है। अल्कोहल ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला दिया है, इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एसिटिक एसिड कहा जाता है किसे, एथेनोइक अम्ल को। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, ये भी आपका क्या है, सही है। जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। कुछ एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लाइसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी आपके सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में भी होता है। कुछ एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु और शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लाइसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व? तो ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प भी सही है। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों की अधिक मात्रा के कारण होती है। ऐसे जल से साबुन के साथ स्नान करने पर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम का निर्माण होता है, जो जल से शरीर धो लेने के बाद भी शरीर पर जमा रह जाता है। अपमार्जक का प्रयोग कर कठोर जल से होने वाली इस समस्या से निपटा जा सकता है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, इससे वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़ा धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अगला, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यह आपका क्या है, बिल्कुल सही है। साबुन के मिश्रित प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं,
जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। ये आपका क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कपड़ों की अधिकांश मैल तैलीय होती है और तेल के कारण ये पानी में अघुलनशील होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। मिसेल साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी और हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसे दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक दिया, उत्प्रेरक दिया और एस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अपक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। एस्टर होते हैं आपका क्या, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाए, डी। ऑप्शन डी, तीनों आपके क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में आपका मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक दिया है, दूसरी तरफ कार्य सिद्धांत दिया है। पहला है वुल्फगांग डॉबे राइनर, तो आपका अतिरिक्त सिद्धांत। जॉन न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत। मेंडलीव की बात करें तो तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किसने किया था, मेंडलीव। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो आपका हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था, बिल्कुल क्या है आपका सही है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, ये भी आपका क्या है, सही है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस अनुपस्थित थी क्योंकि तब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थी, बिल्कुल सही है। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित मुख्य कमियां कौन कौन सी हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है, साथ ही दूसरी ओर हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन के इस व्यवहार के कारण उसे आवर्त सारणी में नियत स्थान पर रखना संभव नहीं था। मेंडलीव भी अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, ये कमी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार होने के काफी समय बाद समस्थानिकों का पता चला। चूंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए सभी तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त सारणी के क्या थे, उनके चुनौती थे। अगला है, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, जिससे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर भारी तत्वों पर विचार करें तो इसमें अधिक कठिनाई होती है। ये सब जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी थी। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं,
ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका 7 समूह तथा 18 वर्त हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 18 क्या है, ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें समूह कहा जाता है। कितने समूह, 18 समूह। और 7 जो है आपका क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आपका पहला ही आपका करेक्ट है। ठीक, बढ़ते हम। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां हम देख लेते हैं। देखिए, जहां अधातु में विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने वाली प्रवृत्ति होती है, वहीं धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। आवर्त में संयोजकता कोष पर लगने वाला प्रभावी नाभ की आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने पर प्रभावी नाभ की आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। इसी कारण यह इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका तीसरा कथन, चौथा कथन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी गलत हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होते हैं। कह रहा है कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा तत्व है, तो आपका हो जाएगा कार्बन और आयोडीन। कार्बन और आयोडीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 और 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, उपयुक्त तत्वों में कार्बन और आयोडीन अधातुएं हैं। ये केवल अधातुओं के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व आपका बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है जैव प्रक्रम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला जैव प्रक्रम दिया है, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग। ये आपका गलत है। ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, तो गलत है। श्वसन वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ये भी आपका गलत है। ये आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। उल्टा दिया है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो आपका पहला ना तो दूसरा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे आपके जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोश की जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। यह आपका एक कोश की जीव के बारे में दिया है, सही है। बहुकोश की जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला, केवल पहला सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोशिकीय जीवों का आकार बड़ा और शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। उनमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आपका दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया था। बिल्कुल गलत है ये। मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित करता है। ये गलत है, उल्टा दिया है। तो ये आपका, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा और तीसरा सही नहीं है, पहला आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, सही है।
पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, जबकि मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों आपका जो है इसमें शामिल होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्राप्त प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण स्वरूप आपका मरुवृद्ध पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं इसमें, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सही है। इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। पूछा गया प्रश्न है ये, ऑप्शन सी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि पौधों में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों की सतह, तना व जड़ों से भी होता है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, पौधे जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम व अन्य आवश्यक पदार्थ मृदा से प्राप्त करते हैं। ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करिए। फफूंद और ईस्ट में भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण तरह सतह से ग्रहण किया जा सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सही है, तो आपका सिर्फ पहला सही है, केवल एक आपका सही है। कुछ जीवों में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। फफूंद, ईस्ट और मशरूम आदि कवक इसके क्या है, उदाहरण है। अन्य जीव पहले संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन उनके शरीर में होता है। समानता एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है, अमीबा इसका उदाहरण है, परंतु पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है और भोजन एक स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। यहाँ लार होगा, लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, बिल्कुल सही है। इसमें लार एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है, एमाइलेज जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, जीके में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या है, करेक्ट है। भोजन के समय मुख में आने वाली लार ग्रंथ से निकलने वाला एक रस है जिसे लाल रस अथवा जिसे लार रस अथवा लार कहते हैं।
लार में लार एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ता है। अगला, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इनका श्रावण क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है, तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत है। इसका श्रावण कहां से किया जाता है? HCl का, तो अभी हमने पढ़ा था उदर से, यानी अमाशय से किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता, बिल्कुल सही है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। देखिए, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, जबकि श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ये भी आपका क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आपका ऑप्शन ए क्षुद्रांत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी में क्षुद्रांत क्या होती है? आपका छोटी होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, बिल्कुल सही है। पूछा जाता है संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो आपका छोटी आंत में, सही है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्तरस और अग्नाशिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सही नहीं पूछा है तो सही नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। देखिए, पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशिक रस प्राप्त करती है। पित्तरस वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त अमाशय से आए अम्लीय भोजन को अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारी बनाता है। पित्त लवण क्षुद्रांत में उपस्थित वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित करके उनका इमल्शीकरण कर देता है। पूछा जाता है पित्तरस का काम क्या होता है, कि आपका वसा को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, जिससे क्या कहा जाता है? इमल्शीकरण कहा जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशिक रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि आंत रस स्रावित करती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को आपका ग्लूकोज में और वसा को जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। पचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत में उपस्थित दीर्घ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, बिल्कुल सही है ये। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती है, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखिए, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। दिन में श्वसन के दौरान बनने वाली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, इसलिए आपका CO2 नहीं निकलती है, अतः इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना होती है। आगे बढ़ते हैं, जलीय कथन दिया है और कारण दिया है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है।
बिल्कुल सही है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों से क्या होती है, तेज होती है। सही है। कारण है जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। नेक्स्ट आपका है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है। तो ऑप्शन बी, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन, ये दोनों में समान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्म क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन ए, एटीपी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, या एटीपी कोशिका की अन्य कोशिकाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसके विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतराश्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित यानी फिल्टर करने का कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट है। नासाद्वार जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसके बारे में सही है। वो क्या करते हैं, वायु को छान देते हैं। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस यानी लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन और अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बिल्कुल आपका क्या है, सही है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसक वर्धक होता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित यानी फिल्टर करने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस यानी लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जंतुओं के शरीर का आकार बड़ा होने के कारण अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। श्वसन वर्धक इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसक वर्धक होता है, सभी को पता होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यह वर्धक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होने आरबीसी में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि यदि मनुष्य के शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गत करती तो हमारी फुफ्फुस से ऑक्सीजन की एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमतः 3 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। मानव हृदय के इस बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ये आपका सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका दूसरा सही है। देखिए, मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। मानव हृदय का बायां भाग आपका ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है जबकि दायां क्या करता है, आपका विऑक्सीजनीकृत। ठीक है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर परिसंचरण के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, जल स्थलचर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान
भी सहन कर लेते हैं, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। रक्त दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला आपका, रक्त धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। रक्त दाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है, गलत है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब यानी 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसको मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्त सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं पूछा है इसमें। तो पहला आसमा, पहला सही नहीं आपका। सिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, ये उल्टा दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, इसलिए आपका पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्य का सभी कथन सही है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से दाब के साथ निकलता है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। लसका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसका द्वारा होता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जल से पत्तियों तक जल एवं उनमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन पदार्थों के तापमान के नियमन में भी सहायक है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी सभी सही है इसमें। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला आपका, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, ये आपका सही है। फ्लोएम में पदार्थों का हस्तांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये भी सही है। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी, 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन तंत्र के बारे में यहाँ पे दिया है। तो पहला, इसमें वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करता है, बिल्कुल सही है। वर्ज्य मतलब वेस्ट पदार्थों को, सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। वृक्क की इकाई पूछा जाता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदन में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन, पहला है अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तका में संचित करना, ये आपका सही है। गिरती पत्तियां, ये भी आपका अपशिष्ट का उदाहरण है। रेजिन और गोंद, ये भी आपका अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, ये भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 इसमें सभी आपका अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है। अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। प्रश्न देखते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में दिया है। पहला है, जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा करता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य है। जंतुओं में गति नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित
जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। अगला है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाली रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा आपका, तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष हैं, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप के कारण होती है। प्रतिवर्ती चाप वह प्रक्रम है जो आगम संकेतों का पता लगाने, स्थिति का संवेदन करने और उसके अनुसार निर्गम क्रिया करने यानी पेशियों की को गति कराने का कार्य करता है। यह प्रक्रम मस्तिष्क के न्यूरॉन जाल से शीघ्र पूरा हो सकता है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी भेजी जाती हैं, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप अपनी शीघ्रतापूर्ण कार्यप्रणाली के कारण न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष कार्यप्रणाली है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरुरज्जु के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला आपका, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, सही है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग ना होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही पूछा तो ऑप्शन ए, केवल आपका पहला सही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, सही है। और दूसरा कथन गलत है क्योंकि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तंत्र बनाते हैं। अगला, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के बारे में दिया है। अग्र मस्तिष्क दिया है आपका अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी, और दूसरा आपका दिया है पश्च मस्तिष्क, मनुष्य का मुख्य सोचने का भाग। ये आपका उल्टा दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोनों आपके क्या है, गलत है। ना तो आपका पहला ना तो आपका दूसरा, उपयुक्त दोनों में आपका कोई सुमेलित नहीं है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, आपका अग्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा, अग्र मस्तिष्क। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। कुछ जटिल संवेदना जैसे यह जानने के लिए कि पेट पूरा भर गया है, एक भूख से संबंधित केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में अलग भाग के रूप में होता है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी कौन होता है, आपका मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात पूछा जाए कि सोचने के लिए कौन, तो अग्र मस्तिष्क होता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है ना ही पेशियां। पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है ना तो पेशियां। दूसरा है आपका, जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश ना जनित कर सकती हैं और ना ही संचारित कर सकती हैं। इसमें क्या पूछा, सही, तो दोनों आपके क्या है, कथन सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वही व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं, जो कि इसकी वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा कह रहा है आपका, पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यही इसमें आपका सही होगा, केवल आपका दूसरा ही सही है, केवल दो आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए, छुई हुई पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं, परंतु इस गति से इसके वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। पादप भी स्पर्श जैसे आपका उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होते, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तित करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिस कारण फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। इसलिए कथन आपका तीसरा गलत हो जाएगा। छुई मुई का पौधा इन्हीं विधियों से स्पर्श जैसे आपका उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। अगला आपका पादप हार्मोन दिया और प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन और प्रभाव दिए हैं इसके। पहला इसमें आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है? तो आपका होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है आपका कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। ये सारे पादप हार्मोन है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन आपका तने में वृद्धि में सहायक, तने की वृद्धि में सहायकता कौन प्रदान करता है? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है? आपका कोश का विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सिलिक अम्ल क्या करता है? तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि का संदमन करता है। इसी हिसाब से इसको मिला लीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का उपयोग हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जंतु में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने के का कार्य करता है? आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जो कि अधोवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। ये ध्यान रखिए, कहां से स्रावित होता है? आपका एड्रेनल से या स्रावित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आउटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, और दिया पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। इसमें पूछ रहा किससे क्या स्राव होता है। ठीक है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? अटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथ से क्या स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सही है। पीयूष ग्रंथ से आपका वृद्धि हार्मोन, और अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।